Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 33, and in this lecture we will talk about the conservation of forest, afforestation schemes and other initiatives that are taken by the government of India. तो इस लेक्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट स्कीम्स को ही डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की हुई है और उस बेसिस पे क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं और अलग अलग इनिशिएटिव्स किस डायरेक्शंस में कौन से मूवमेंट्स हैं। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो हमारा वेजिटेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट का उसको हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो फर्स्ट थिंग जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमारे लिए एक स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई है वो 1952 जो सबसे पहली पॉलिसी थी वो 1952 की थी। तो द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 aimed at bringing 1/3 of the total land area with 65% in hilly and 25% in plains under the forest cover। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में लॉन्च की गई थी इसका पर्टिकुलरली एम ये था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 1/3 जो है टोटल लैंड एरिया जिसमें 65% हिली पर एरियाज में हो और 25% प्लेन एरिया में फॉरेस्ट से हम कवर करें। And it suggested the extension of tree lands on river, canals, roads, railways, cultivable waste and degraded lands। और इन्होंने ये कहा था कि एक्सटेंशन करना है हमको ट्री लैंड्स का। अब कहाँ पे करना है? तो जैसे रिवर्स कोई फ्लो हो रही है तो रिवर्स के बैंक पर हम ट्रीज लगाएं, कैनल्स के बैंक्स पे ट्रीज लगाएं, रोड्स हैं तो रोड्स के बीच में ट्रीज को प्लांट किया जाए, रेलवेज है तो रेलवेज को भी सराउंडेड वहां पे ट्रीज होने चाहिए। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का सजेशन था। इसके अलावा कल्टीवेबल वेस्ट, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड में कई तरह के वेस्ट लैंड हुआ करते हैं या उनकी फेंसिंग होती है, तो उन फेंसिंग को आप क्या कर सकते हैं, उनको बेसिकली वहां पर आप फॉरेस्ट जो है वहां क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फेंसिंग जो है वहां पे ट्रीज लगाकर एक बाउंड्रीज जैसा क्रिएट कर सकते हैं। जो कल्टीवेबल वेस्ट है या डिग्रेडेड लैंड्स हैं जिनका कोई भी यूज नहीं हो रहा है उस जगह पे भी हम फॉरेस्ट को वहां पर जनरेट कर सकते हैं, ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज अ पॉलिसी दैट वाज सजेस्ट बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 अंडर द एक्सटेंशन। तो उनका सजेशन था कि इन इन जगहों पे हम लोग अगर बेसिकली फॉरेस्ट को इंक्रीज करेंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे तो हम अपना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर लेंगे। अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1988 और 1952 में तो ये पॉलिसी थी, इसके सजेशंस थे। एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी भी आई थी जो इसी का बोला जाए कि अमेंडमेंट हुआ और इसमें और मॉडिफिकेशन करके दैट वाज अडॉप्टेड इन 1988 और द मेन एम्फेसिस ऑफ विच वाज ऑन द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। और इसका जो मेन एम्फेसिस था, जो इनका मेन जोर जिस चीज पर दिया गया था वो था प्रोटेक्शन करना फॉरेस्ट का, उनको कि जो भी फॉरेस्ट अभी हैं पहले से उनको तो प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उनको कंजर्व करके रखा जाए और साथ साथ अब नई जगहों पर रीजनरेशन का काम किया जाए, जो फॉरेस्ट कट हो गए हैं उनको वापस से जनरेट किया जाए और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है ओवरऑल होना चाहिए। दैट वाज द एम एंड दैट वाज द मेन एम्फेसिस that was given by the policy of 1988 that was given in national forest policy। तो ये फर्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में आपने पहली पॉलिसी देखी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड वन। अब ये सेकंड वन जो है इसको कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। अब ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये 1976 के बाद से इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज इन इंडिया इन 1976। ये सोशल फॉरेस्ट्री का टर्म जो है फर्स्ट टाइम कब आया पिक्चर में, तो 1976 में आया और किसने यूज किया था, तो बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये नेशनल कमीशन जो एग्रीकल्चर की है इसने यूज किया था। आपको मुझे बताना है ये नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ पे। इट वाज देन दैट इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट और इसके बाद जो है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के जब ये एक सजेशन या टर्म यूज किया गया सोशल फॉरेस्ट्री के बाद, उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, एम्बार्क्ड अपॉन अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द प्रेशर फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बाय प्लांटेशन ऑफ द फ्यूल वुड। अब यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ थी कि सोशल फॉरेस्ट्री का एम ये रखा गया कि इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि हम लोग जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं, जो पहले से जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हम लोग उगाते हैं, जो ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, उनकी जगह हम प्लांटेशन किससे करें, फ्यूल वुड से। ऐसा वुड जो हमें एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फॉर कुकिंग, बर्निंग, इन सब चीज़ों में जो फ्यूल वुड था उनको प्लांटेशन करने के लिए प्रमोट किया गया। साथ साथ प्लांटेशन ऑफ फ्यूल वुड के साथ साथ फॉडर, जो जानवरों के चारे होते हैं, फॉडर,
टिम्बर, जो कि टिम्बर बेसिकली फर्नीचर्स वगैरह में जो टिम्बर वुड इंडस्ट्रीज हैं उनमें यूज किया जाता है, एंड ग्रासेस ऑन अनयूज्ड एंड फैलो लैंड्स। और इनका जो मेन एम था कि सोशल फॉरेस्ट्री का, कि ऑब्जेक्टिव हम लोग ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से कम करके फ्यूल वुड फॉरेस्ट, फॉडर फॉरेस्ट, टिम्बर वुड फॉरेस्ट और ग्रासेस को हम लोग प्रमोट करें। किस जगह पे? जो भी लैंड अनयूज्ड है या फैलो लैंड है, जो खाली पड़ा हुआ लैंड है, जो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, उसको प्रमोट किया जाए। अब इसमें बेसिकली एक टर्म जो आता है कि व्हाट सोशल फॉरेस्ट्री मींस। अब सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? जैसे हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में पढ़ा, तो वो भी बेसिकली ट्रीज को प्लांट करने के लिए ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाए, रीजनरेशन किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मीन क्या है, तो इसको समझते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री रिफर्स टू द फॉरेस्ट जो ट्रीज प्लांटेड बाय द पीपल ऑफ द सोसाइटी, मतलब जब हमारी सोसाइटी उसमें पार्टिसिपेट करे, आम लोग जब, आम जनता जब फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने लगे, तो दैट इज द टर्म दैट इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री में आपका सोसाइटी जब तक नहीं आएगी आगे, तब तक ये चीज कोई भी जो स्कीम होती है, कोई भी प्लान होता है गवर्नमेंट का, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक उसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो रेफर क्या करता है कि फॉरेस्ट का प्लांटेशन हो, ट्रीज का प्लांटेशन हो, किससे हो? सोसाइटी से। मतलब जो लोग हैं सोसाइटी के, वो उस चीज को जब प्रमोट करेंगे तो दैट बिकम सक्सेसफुली। और इट हैज बीन डिफाइंड एज द फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो दैट, ये मतलब हो गया सोशल फॉरेस्ट्री का, कि जो फॉरेस्ट्री है वो किसके लिए है? तो ऑफ द पीपल है, लोगों की ही है, फॉर दी पीपल है, एंड बाय दी पीपल है, कि लोगों के द्वारा ही है और लोगों से ही है और लोगों के लिए ही है। तो दैट इज, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया में कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, सेम वे में ये जो सोशल फॉरेस्ट्री था, इसको भी इसी तरह से जो ही आइडिया लिया गया और इसको प्रमोट किया गया। अब इसी में अगर हम बात करें तो और भी चीजें हैं इसमें। अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो ऑल्दो अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन सोशल फॉरेस्ट्री, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनको भी कवर करते हैं। एंड दीज मेनली हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट की बात करें तो दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो इनकरेजिंग फार्मर्स टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर फार्म्स। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं, अब उनका तो मोस्टली लैंड किस में यूज होगा? एग्रीकल्चर में यूज होगा, लेकिन बेसिकली जो बाउंड्रीज होती हैं, जो उनकी एंट्री पॉइंट्स होते हैं, वहां पे वो प्लांट ट्री कर सकते हैं। तो दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। सेकेंड, अगर हम बात करें एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। अभी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या है कि कोई फॉरेस्ट है उसको और ज्यादा हम आगे बढ़ा दें। तो wood lots planted by forest department for the needs of community, especially along roads, canals, railways and other public lands, तो उसको कह देते हैं हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। मतलब ऐसी जगह पे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो आपका फॉरेस्ट डेवलप करके रखा है, उतना तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो आपका अलोंग दी रोड्स हम लोग फॉरेस्ट को डेवलप करें, ट्रीज को प्लांट करें, कैनाल्स के थ्रू, रेलवेज और अदर पब्लिक लैंड को यूज करके एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। और थर्ड है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अभी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या है? तो ट्रीज प्लांटेड बाय द कम्युनिटी देमसेल्फ ऑन कम्युनिटी लैंड टू बी शेयर्ड इक्वली बाय देम। मतलब अलग अलग एनजीओज होती हैं, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो बेसिकली कई तरह के एनवायरनमेंट डे पे प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें एफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो ये कहलाती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जो कि कम्युनिटी जो है अपने लेवल पर उसको डील करती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। इसके अलावा रीफॉरेस्टेशन और रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया, और इसके अंदर जो है बेसिकली जो अगर हम देखें कि सोशल फॉरेस्ट्री में कि जो रिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ऐसा कोई फॉरेस्ट एरिया जो डिग्रेड हो चुका है, जहां पर वुड जो ट्रीज को कट कर लिया गया है, तो उन जगहों को प्रमोट करने के लिए रिफॉरेस्टेशन और रिहैबिलिटेशन किया जाए उन पर्टिकुलर एरियाज के लिए। अब बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो एक तरह से प्रमोशन है किसका? सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी का पार्टिसिपेशन है। लेकिन आपको पता है कि लोगों को जब तक कोई भी चीज अगर उनको अगर किसी तरह से उसका बर्डन उठाना पड़ता है, अगर कोई भी चीज़ इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, तो वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाती है। तो सेम चीज़ गोज विद द सोशल फॉरेस्ट्री। कोई भी व्यक्ति अपना पैसा लगाकर फॉरेस्टेशन नहीं कर रहा है। मतलब एक ब्रॉड लेवल पे अगर देखें तो एक इंडिविजुअल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि वो बेसिकली जाकर ट्री प्लांटेशन करे। गवर्नमेंट जैसे कई जगहों पे, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसमें जो एग्रो फॉरेस्ट्री है कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में सैपलिंग्स वगैरह दे देती है, तो वो आसानी से उनको ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी जनता है देश की, उनको अगर कहीं से भी लग रहा है कि उनको उसका बेसिकली फंड उनको अपना खर्च करना पड़ेगा, तो वो इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत
लेवल पे ये अनसक्सेसफुल है। तो इसी को हम बात करते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स हाउएवर फेल्ड बिकॉज दे डिड नॉट इन्वॉल्व वुमेन हु वेयर द मेन बेनिफिशियरी। इसमें जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया गया, जो एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। और हु वेयर द मेन बेनिफिशियरी, क्योंकि बेनिफिशियरी वो है, क्योंकि जो आज की डेट में अगर हम गांव में जाएं, विलेजेस में जाएं, तो वहाँ फीमेल्स ही हैं जिनको कुकिंग करनी पड़ती है लकड़ियों से। तो अगर हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनको उसका यूटिलिटी पता है कि वो उनके लिए कितनी ज़रूरी है। तो अगर सोशल फॉरेस्ट्री में उनको इंक्लूड किया जाता तो वो और सक्सेसफुल हो सकता था। इसके अलावा market oriented trees were planted, thus communities and farmers saw it as a cash generating rather than basic need generating exercise। जो अगर मार्केट ओरिएंटेड ट्रीज को प्लांट किया जाना चाहिए, जो कि बेसिकली जो ज़्यादा कैश ला कर देते हैं, जो कैश जिनका वुड किसी भी तरह से बेचा जा सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना इसके फेलियर होने के कारण, कि मार्केट ओरिएंटेड ट्रीज जो थे वो प्लांट किए गए थे। दस कम्युनिटी एंड फार्मर्स सॉ इट एज अ कैश जनरेटिंग रेदर देन बेसिक नीड जनरेटिंग एक्सरसाइज। अब उनको तो उससे दिखता है कि भाई ये प्लांट हमें काफ़ी पैसा ला कर दे सकता है, तो इस प्लांट को कट कर दिया जाए, इससे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा वो उनका जोर नहीं होता है, उनका केवल होता है कि उससे कैश जनरेट किया जाए। द वुड ended up for urban and industrial use rather than fuel and fodder needs for the rural people। और साथ साथ उसका जो वुड होता है वो बेसिकली अर्बन और इंडस्ट्रियल यूज में चला जाता है, और जिसके लिए वो फॉरेस्ट प्लांट किया गया था, जो सोशल फॉरेस्ट्री थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री रिड्यूस लैंड एम्प्लॉयमेंट वाइल एब्सेंटी लैंड लॉजिज्म इंक्रीज। अब जमींदारी जो है हमारे यहाँ वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, और उसने क्या किया, एग्रो फॉरेस्ट्री को रिड्यूस करके रखा है, और लैंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पर एब्सेंट है, क्योंकि वहाँ पे ज़मींदारी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो फॉरेस्ट्री को कोई भी ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, सबको अपना पैसे से मतलब होता है कि हमारा जो भी फसल हमने बोई है बेसिकली वो जल्दी से हार्वेस्ट हो और उनको पैसा मिल जाए। तो उनको इस तरह के प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री है कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो स्टार्ट करती है, लेकिन जब तक लोग उसको प्रॉपरली डील नहीं करेंगे, उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो एट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करेंगे कि क्या सोशल फॉरेस्ट्री एक बहुत सक्सेसफुल थिंग है इंडिया में, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ फेलियर थिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड थिंग, तो वो है कुछ लॉज, सेवरल लॉज हैज बीन पास बाय लेजिस्लेचर। जो हमारी लोकसभा राज्यसभा में बिल्स पास होते हैं, तो ऐसे कई हमारे लॉज पास हुए हैं टू रेगुलेट द यूज ऑफ फॉरेस्ट, बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज एंड एनरोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो किसी भी तरीके से हम जो है यूज ऑफ फॉरेस्ट को एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू करें। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसमें जो है बैन ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज दिया गया है। और थर्ड अगर हम थिंग इसमें अगर बात करें तो एनरोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ऐसे कोई भी फॉरेस्ट जिनको अगर कंसिडर किया जाए कि कब्जा ना किया जाए, अतिक्रमण ना किया जाए, तो इसके लिए कई तरह के लॉज बनाए गए हैं। तो इसमें ही हम लोग कुछ लॉज देखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, एंड इट वाज पास फॉर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। जो भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, उन लेक्चर्स को आप जाकर देख सकते हैं। ये पूरी सीरीज जो है मैंने ज्योग्राफी की बहुत डिटेल में मैं कवर करा रहा हूँ, दैट इज़ फॉर प्री कम मेंस। तो आपको दोनों ही चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी की, और ये पूरे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा इसको। अभी ऑलरेडी मैं ये 33rd लेक्चर चल रहा है, 32 लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इसके बाद भी हमारे जितने भी टॉपिक्स बचे हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, इनको मैं डिटेल में, सेंसस, ये सभी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये कंप्लीट सीरीज आएगी, तो आप सभी लेक्चर्स को गो थ्रू करते जाइए, इनके हैंड नोट्स जरूर बनाइए, तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे बताई है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज के लिए है। सेकेंड बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दैट गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को किस तरह से कम किया जाए, ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब रिकग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये 2006 में आया था। और इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये एक्ट क्या बोलता है, तो इट रिकग्नाइजेज द rights of forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers over the forest area inhabited by them and provide a framework according the same। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रहती है,
अब ड्वेलर्स जो हैं वो बेसिकली ड्वेलर्स मतलब होते हैं जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स जो जंगलों में रह रही हैं। तो ट्राइब्स ऐसी कई हैं जो आज भी जंगलों में रहती हैं, तो उनके लिए भी एक तरह का जो है रिकग्नाइजेशन फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया 2006 में, जिसको शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था 2006 में। और ये रिकग्नाइज करता है राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो जंगलों में रहने वाली ट्राइब्स हैं, अगर उन फॉरेस्ट कम होंगे तो उन ट्राइब्स को भी रहने की जगह कम होती जाएगी। एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers ओवर द फॉरेस्ट एरिया इनहेबिटेड बाय देम एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अकॉर्डिंग द सेम, कि उनकी क्या नीड्स हैं और उस तरह से उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और किसी भी तरह से उनके हैबिटेशंस को खत्म ना किया जाए। बिसाइड इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस, ये REDD+ जो है ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। जैसे हमारे यहाँ एक्ट्स बने ऐसी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये REDD जो मैंने बताया है, रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस जो है, ये भी आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमारा जो फॉरेस्टेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, डिफॉरेस्टेशन कम हो, डिग्रेडेशन फॉरेस्ट का कम हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड हो। तो ये लॉस थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट देयर आर 2 मेजर एफॉरेस्टेशन स्कीम्स। हमारे यहाँ कई एफॉरेस्टेशन स्कीम मतलब जो फॉरेस्टेशन वृक्षारोपण की स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ अभी मेनली चल रही हैं। इसमें एक स्कीम है जिसको कहा जाता है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, NAP के नेम से फेमस है, और इसका जो एम है वो एफॉरेस्टेशन है और इको रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ऐसे कोई भी एरिया जहाँ पर बोला जाए जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिग्रेड हो गया है, तो उसको वापस से रिस्टोर करना एंड एडजॉइनिंग एरियाज विद एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और साथ साथ वहाँ की जो नियर बाय एडजॉइनिंग जो लोग रहते हैं उनको भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कराना। नेक्स्ट जो मिशन है दैट इज नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। अब ये ग्रीन इंडिया की जो हमारा इंडिया के अंदर जो प्लांटेशन हो ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा इंडिया एक पॉल्यूशन फ्री होकर ग्रीन इंडिया की तरफ जो है जाए, दैट इज नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो एम्ड एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विथ इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी, और साथ साथ उसकी कंडीशंस को भी इंप्रूव करना। कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन इंडिया मिशन, GIM के नाम से फेमस है, और लॉन्च किया गया था इसको फरवरी 2014 में। तो ये फरवरी 2014 में आया एंड इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशन आउटलाइन अंडर इंडियाज एक्शन प्लान। ये इंडिया का एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान जो है बेसिकली इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जिसमें बेसिकली 8 तरह के प्लान हैं, उसमें ग्रीन इंडिया मिशन भी आ जाता है। अब इसको मैं बताऊं तो ये 8 मिशंस आउटलाइन इंडिया एक्शन प्लान फॉर एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए ये 8 मिशन प्लान है, और ये जो प्लान है द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो NAPCC के अंदर आ जाता है। एंड देयर इज अ कंपोनेंट अंडर GIM टू सपोर्ट फॉरेस्ट्री ऑन फार्म लैंड्स, और ये ग्रीन इंडिया मिशंस जो है सपोर्ट करता है फॉरेस्ट्री फार्म लैंड्स में फॉर टेकिंग अप एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री थोड़ा सक्सेसफुल हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि फ्री सैपलिंग्स बांटी जाती है किसानों को कि वो अपने खेतों में लगा लें, तो वो फ्री जो चीज़ होती है वो थोड़ा सक्सेसफुल है। तो नोट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरली अ मिशन मोड प्रोजेक्ट implies a project that has clearly defined objectives, scopes, implementation, timelines और milestones as well as measurable outcomes and service level। तो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लाई होना ज़रूरी है, जो कि क्लियरली डिफाइन करे कि क्या स्कोप होना चाहिए फॉरेस्ट की स्कीम्स के, इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन कितनी होनी चाहिए कि कितने समय में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, थर्ड चीज़ क्या माइलस्टोन है कि कहाँ पे इनको पहुँचना है। तो ये सब चीज़ें मेजरेबल आउटकम्स होंगे। तो मिशन मोड अगर रहेगा किसी भी स्कीम का तो उसकी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन। अब ये नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2016 में, और इसका मिशन का जो एम था वो प्रोवाइड है ग्रीन कैनोपी। ग्रीन कैनोपी मतलब ऐसा एरिया कि जो ऊपर से देखने पर आपको ग्राउंड ना दिखे, दैट इज अ कैनोपी। तो ग्रीन कैनोपी अलोंग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हाईवेज एंड क्रिएट जॉब्स फॉर 1 मिलियन यूथ। कि हाईवे जो हमारे हैं नेशनल हाईवे जितने भी हैं उनके अराउंड फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाए, ग्रीन कैनोपी क्रिएट की जाए और उसमें यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाए। तो अंडर द मिशन द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू सेट असाइड 1% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ एनी नेशनल हाईवे
कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रीन फंड फॉर प्लांटेशन, कि इसके थ्रू जो है ग्रीन फंड प्लांटेशन जो है बेसिकली किया जा रहा है। और इसमें अगर मैं बताऊं तो नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनके थ्रू रोड्स बनाई गई हैं, और ऐसी रोड्स बनाई गई हैं कि उससे एनिमल्स को किसी भी तरह से कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, साउंड प्रूफ रखा गया है उसको। और साथ साथ उसका जो मेन एम ये है कि आपका वहाँ नेशनल पार्क को भी किसी तरह से डिग्रेडेट नहीं किया गया और वहाँ के एनिमल्स को भी डिग्रेड नहीं किया गया है। तो ये नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नगर वन उद्यान योजना। ये नगर वन उद्यान योजना जो सिटीज़ होती हैं उनके अंदर गार्डन्स बनाना, फॉरेस्ट को डेवलप करना। तो आप प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट स्मार्ट ग्रीन सिटीज़, जो स्मार्ट ग्रीन सिटीज़ हैं उनको डेवलप करना। तो इट इज़ अ पायलट स्कीम लॉन्च फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये जो था एक पायलट स्कीम लॉन्च की गई थी और इसमें 5 साल का एक टाइमलाइन दिया गया था। द स्कीम एम्स एट डेवलपिंग 200 नगर वन सिटी फॉरेस्ट, मतलब नगर वन बनाना। 200 ऐसी सिटीज को चूज किया गया था जहां नगर वन डेवलप करना है, सिटी फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द सिटीज हैविंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज, जिनके पास भी नगर निगम हो, ऐसी जगहों को चूज किया गया था। 200 सिटीज ऐसे इंडिया की हैं उनमें लिया गया और वहां पर एक नगर वन स्टैब्लिश करना जिसको सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है, एक पायलट स्कीम थी। और नगर वन उद्यान इज अ फॉरेस्टेड एरिया इन द विसिनिटी ऑफ अ सिटी, मतलब सिटी के नियर बाय चीज होगी और एक्सेसिबल रहेगी सिटी के ड्वेलर से, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। एंड सुटेबली मैनेज फॉर प्रोवाइडिंग अ होलसम नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर रिक्रिएशन, कंजर्वेशन, एजुकेशन, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। तो ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं कि वहाँ के लोगों को भी उस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों से बेनिफिट ले पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कूल नर्सरी योजना, ये भी एक अच्छी एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इसमें जो है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना एक मेन एम था। तो स्कूल नर्सरी योजना की बात करें तो इट सीक्स टू ब्रिंग स्टूडेंट क्लोजर टू नेचर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े, नेचर से जुड़े। एंड इनकलकेट इन देम अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न की जाए, एक तरह का एक सेंस डेवलप किया जाए कि उनको भी इन्वायरमेंट की एक तरह से वैल्यू हो। और अंडर द स्कीम स्टूडेंट्स विल सो सीड्स, और इसमें जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है बीज या सीड्स सो करवाए जाते हैं एंड ग्रो सैपलिंग्स इन द स्कूल नर्सरी एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। और उससे जो बेसिकली जब वो स्टूडेंट उस चीज़ को ग्रो करेगा तो उसका कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ अटैचमेंट होगा कि उसने ग्रो किया है। तो उस तरीके से एक फीलिंग वहाँ पे उनमें क्रिएट करना कि उनको भी फॉरेस्ट को लगाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जो बायोलॉजी क्लासेस, बॉटनी वगैरह है उससे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़ते हुए नेचर को भी डेवलप करना और उनके अंदर भी उस फीलिंग को डेवलप करना, ये स्कूल नर्सरी योजना का प्रोग्राम था। द स्टूडेंट विल ऑल्सो कैरी आउट अ ट्री सेंसस इन देयर स्कूल एंड लोकेलिटी, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट भी दिया गया कि आपको अपने ट्री जो आपका स्कूल की विसिनिटी है, जो स्कूल का नियर बाय एरिया है, उसके अंदर आप फॉरेस्ट का काउंट करें कि कौन से फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट के बॉटेनिकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स। इस तरह से ये स्कूल नर्सरी योजना स्टार्ट की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और इंटरेस्ट लें। तो दैट विल बेनिफिशियल फॉर कंट्री, जब वो बड़े होंगे तो वो और भी ज़्यादा उस चीज़ को प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोल ऑफ कम्युनिटीज़, अब ये एक बहुत बड़ा है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक कोई प्लान सक्सेस नहीं होता जब तक कम्युनिटी का उसमें रोल ना हो, क्योंकि कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कम्युनिटी को ही सभी चीज़ें, क्योंकि कम्युनिटी में अगर वो चीज़ आ जाएगी तो लोगों के अंदर वो उस तरह की फीलिंग्स डेवलप होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर काफ़ी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिटीज़ वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम्युनिटीज हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, और इस तरह से हमारे इंडिया में कई तरह के मूवमेंट्स भी हुए हैं। जैसे कि ये फोटो में दिख रहा है आपकी, कई लोग पेड़ से चिपक कर खड़े हुए हैं, तो इस मूवमेंट को कहा जाता था चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट काफ़ी फेमस रहा इंडिया का और ये 1970s में बहुत न्यूज़ में था। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1970s में स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग इन 1970s, और एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था कि जो ट्रीज कट किए जा रहे थे उसके लिए एक अहिंसा वाला आंदोलन था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो कि प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज का था कि उनको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और इसको नाम दिया गया कि चिपको मूवमेंट, कि लोग जाकर पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम जो रख दिया गया था वो चिपको मूवमेंट था, जो कि वर्ड एम्ब्रेस
as the villagers used to hug the trees and protect them from woodcutters from cutting them। तो एक तरह से उनकी भावनाएं ट्री से जुड़ी हुई हैं, उसको दिखाने के लिए ये बेसिकली ये आपका मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और इस मूवमेंट को हेड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो बेसिकली ये याद रखेंगे कि चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद सुंदरलाल बहुगुणा इन द हिमालयाज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, और इस योजना से डिफॉरेस्टेशन रुका तो साथ साथ और सेवरल एरियाज में जो है कम्युनिटी एफोरेस्टेशन भी होना स्टार्ट हो गया, कि मतलब जो कम्युनिटी थी उसने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट ग्रो करना स्टार्ट किया विथ इंडिजीनियस स्पीशीज, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा चिपको मूवमेंट। तो बेसिकली जब कम्युनिटी किसी चीज़ को पार्टिसिपेट करने लगती है, इंटरेस्ट लेने लगती है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, और इसका एक फाइन एग्जाम्पल है चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अपिको मूवमेंट भी चिपको मूवमेंट का ही था, और ये थोड़ा साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कर्नाटका में बेसिकली। तो वहां पे ये बेसिकली अपिको मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। तो ऑन द लाइंस ऑफ चिपको मूवमेंट पांडुरंग हेगड़े, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा ने आपका चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, वैसे ही बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपका जो हेगड़े हैं, पांडुरंग हेगड़े, इन्होंने जो स्टार्ट किया था दैट इज अपिको मूवमेंट, और ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था 1983 में। और अपिको जो था एक तरह का अफेक्शन था, कि अपना प्यार पेड़ की तरफ दिखाना, एम्ब्रेसिंग ट्री, एंड इट ऑब्जेक्टिव वेयर एफॉरेस्टेशन एज वेल एज डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द बेस्ट मैनर। तो इसका ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका कंजर्वेशन करना, और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये बेसिकली एम था अपिको मूवमेंट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइलेंट वैली मूवमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था जो कि केरला में हुआ था। ये साइलेंट वैली जो है एक नेशनल पार्क है वहाँ का, उसको कंजर्व करने के लिए किया गया था। तो साइलेंट वैली इज एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन केरला। ये जो है एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है केरला का, एंड इट इज अमंग द लास्ट ट्रैक ऑफ वर्जिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। ये जो है बहुत रेयर स्पीशीज है जो वर्जिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, एंड इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ फॉरेस्ट तो है, साथ साथ बहुत सारे स्पीशीज भी रहते हैं। तो द environmentalist and the local people strongly objected the Hydel power project being set up in 1973। 1973 में ये साइलेंट वैली रीजन में ये एक प्लान किया गया था कि केरला में वाटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन फॉरेस्ट को कट किया जाए और यहाँ पे डैम्स डेवलप किए जाएं। तो उसका लोगों ने बहुत विरोध किया था। तो दैट वाज अ साइलेंट वैली मूवमेंट, और अंडर द प्रेशर द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर इट अ नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट इन 1985। उसके बाद जो है इसको नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट के नेम से जाना जाता है, और ये साइलेंट वैली आज की डेट में एक नेशनल पार्क है। तो ये लोगों का एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था जिसके कारण ये सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद बात करें तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट स्कीम में आ जाता है, एंड दिस प्रोग्राम्स फर्निशेस अ गुड एग्जांपल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब इसमें जो आम जनता थी, आम लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उससे जो है फॉरेस्ट को डेवलप किया है और डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो प्रोग्राम जो है एग्जिस्टेंस में आया 1988 में, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन, और ये जो है ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट जहां पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था। और जेएफएम जो डिपेंड है, इसमें फॉर्मेशन किया जाता है लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस को, एक गांव लेवल पे जो है एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जो कि एक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज को पूरा एक एनालाइज करता है, और उसकी तरह जो डिग्रेड फॉरेस्ट है उस लैंड को मैनेज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें उनका साथ देता है, और मेनली जो लोकल कम्युनिटीज उस सपोर्ट के साथ वो बेसिकली काम करती है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। और साथ साथ अगर हम इसी में बात करें तो इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दोज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय द सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। और इसमें जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई तरह के पर्क्स देना स्टार्ट किए, जैसे कि उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देना स्टार्ट किया, उनको जो भी टिम्बर जो जनरेट हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, उसका कुछ शेयर देने लगे। तो इससे लोगों के अंदर भी एक इंटरेस्ट आने लगा कि बेसिकली हम अगर इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो हमको भी फायदा होगा। तो उस तरीके से ये कम्युनिटी जो प्रोग्राम था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ सर्टेन सोसाइटीज जो थी उन्होंने भी पर्टिकुलर ट्री जो थे वो प्रिजर्व करना स्टार्ट किए कि ये काफ़ी इमेमोरियल है। जैसे कि मुंडा ट्राइब, ये आपकी बेसिकली आपकी झारखंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। द मुंडाज एंड संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्री। ये वहाँ पे एक धार्मिक मान्यता है कि ये महुआ और कदम्बा के
ट्री की जो है बेसिकली पूजा करते हैं। और एंड द ट्यूब्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड एंड मैनी ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। और जो कई तरह की ट्राइब्स और बोला जाए कि बिहार और उड़ीसा में है, इसको ट्राइब्स कर लेंगे आप, तो ये लोग जो हैं वेडिंग्स जो होती हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनमें भी कई तरह के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये जो है फीलिंग डेवलप करना लोकल ट्राइब्स के अंदर कि हमको ये फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट करना है और ये हमारे जो है रिलीजियस बिलीफ से भी जुड़ा है। तो लोगों को इस तरह से जोड़ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर जोर दें और इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखें। तो दीज आर द डिफरेंट कंजर्वेशन स्कीम्स जो आज मैंने डिस्कस किए हैं, और जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और लोगों की कम्युनिटी ने साथ में लिए हैं, वो सभी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में आपको बताई हैं। होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझने आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं भी लगा है तो वो भी आप बता सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम उसके बेसिस पर और ज़्यादा जो है बेसिक जो लेक्चर्स हैं और इम्प्रूव करके लेकर आएंगे। तो जैसा भी आपको लेक्चर लग रहा है फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।